तो थोड़ी सी हैंडराइटिंग इधर उधर होगी लेकिन ठीक हो जाएगी। तो जीएसटी में सबसे पहले क्या है, कंप्लायंसेस, उसके बाद लीगल ओपिनियन, इसके बाद रिप्रेजेंटेशन, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये देखिए, ये यहां तक ये दो काम, ये बेसिकली कंप्लायंसेस का काम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं या प्रैक्टिशनर करते हैं। तो जैसे कोई जीएसटी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले यही काम करते हैं लोग, कंप्लायंसेस का। जब जीएसटी अच्छे से आने लगता है, आपके पास शायद एडवोकेट की डिग्री भी आ जाए, लॉयर भी बन जाए, तो आप लीगल ओपिनियन में भी चले जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन, सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर्स, ये सब कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटेंट अपने क्लाइंट के बिहाफ पे जीएसटी डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम पास करेंगे, देन यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट टू द डिपार्टमेंट। उसके बाद अपील में जब जाएंगे तो अगेन अपील में अपीलेट ट्रिब्यूनल तक तो ये सारे लोग जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ लॉयर जा सकता है। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। अब स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूं, स्टूडेंट से सवाल किस तरह से पूछते हैं। सीए फाइनल का भी हमने आरटीपी डाला है सॉल्व करके। तो वो क्या करते हैं, यहां पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं इंडस्ट्री में, उसी को वो थ्योरी के रूप में वो पूछ लेते हैं। क्लियर है? आप लोगों ने लिख के बताते रहिएगा आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया। और आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर इससे बैठिए, कॉपी और पेन लेके। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मुझे साउंड में फिर से दे रहा हूं, लेकिन आप अपना स्पीकर ऑफ रखिएगा ताकि मुझे समझ में आए। स्नेहा, चंद्र विजय जी, परिमल पटेल, राजू, मुकेश, सुरेश, हेलो हेलो हेलो। सुरेश जी, आप स्पीकर में नहीं है, स्पीकर पे है, सॉरी, आपसे इको आ रही है आवाज की। मुकेश जी, हेलो। ध्रुपद, राजेश, नलिन, आदित्य, विपिन, प्रिया, हेलो। ओके, अब वी विल बी स्टार्टिंग द जीएसटी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जीएसटी हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज टैक्स, तो बताइए क्या कहेंगे? व्हाट इज टैक्स? लिख के बता दीजिए, लिख के बता दीजिए व्हाट इज टैक्स। Revenue for government, Manish is saying revenue to government. और बताइए, जल्दी बोलिए। हेलो, देखिए इंटरेक्टिव करेंगे तो तभी अच्छा लगेगा, और हम लोग सवाल बहुत पूछेंगे आपसे।
मैं आपसे सवाल पूछूंगा तभी आपको जल्दी समझ में आएगा। मुकेश अगेन सिंह, रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट कलेक्टेड फ्रॉम एंड यूजर। राजू जी से इट इज ए स्टैट्यूटरी कलेक्शन फ्रॉम एसएससी। बहुत बढ़िया। मीन्स टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और बताइए। और बताइए, स्टैट्यूटरी कलेक्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा, सुरेश जी से कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट to the government defined in the act, to the government defined in the act. Vipin says revenue expenditure. Revenue expenditure. अच्छा, ये बताइए स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी? अच्छा चलिए, टैक्स के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया। व्हाट इज गिफ्ट? व्हाट इज गिफ्ट? लिख के बताइए, व्हाट इज गिफ्ट? गिविंग विदाउट कंसिडरेशन सर। गिफ्ट इज गिविंग विदाउट कंसिडरेशन। हम बोल के भी बता सकते हैं, जिसके पास जिसको ऑडियो चाहिए मुझे लिख दे, मैं दे दूंगा। गिफ्ट इज गिविंग समथिंग विदाउट कंसिडरेशन। और जीएसटी में भी आएगा गिफ्ट कि वेदर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई और नॉट। वॉलंटरी पेमेंट, वॉलंटरी पेमेंट बहुत बढ़िया। Voluntary transfer of anything, Manish is saying. Aditya Niburani is saying gift is a voluntary payment. Excellent. So we have a very nice enrollment और अच्छा डिस्कशन होगा हम लोग का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अगर मैं लिखूं इसको, सम अप करूं, तो टैक्स और गिफ्ट में आप लोग कॉपी पेन में लिख लीजिएगा। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट, गिफ्ट इज ए वॉलंटरी पेमेंट, अब एक बहुत अच्छा सवाल आपसे करेंगे, क्या गिफ्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट? इज गिफ्ट ए कॉन्ट्रैक्ट? यहां लिखता हूं, गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर। नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कंपलसरी पेमेंट हो जाएगा। नहीं, ये कारण तो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो, या तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाएगा उसके बारे में पहुंचेंगे नहीं हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है दोनों के बीच। कोई लीगल बाइंडिंग क्यों नहीं है, वही तो पूछ रहा हूं आपसे। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस क्या है, बताएंगे आप? टू बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द कंडीशंस?
तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई देखिए, पेमेंट करता है तो उसको कुछ गुड्स या सर्विस मिलता है यस, या अदर। करेक्ट हाँ। करेक्ट, टू पार्टीज, टू पार्टीज। ये कुछ देगा, ये कुछ लेगा, यानी क्विड प्रो क्यो, हम्म। क्विड प्रो क्यो। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या हम्म। वो स्यू भी नहीं कर सकता? हाँ, नहीं कर सकता ना सर। अब यहां बताइए मुझे, टैक्स हम्म। कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? टैक्स आपने कहा कंपल्सरी पेमेंट है, हाँ, कंपल्सरी पेमेंट है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर फोर्सफुली कोई पेमेंट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हाँ। है, करेक्ट है? लेकिन मैं आपको बता दूं, हम लोग हम्म। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो जाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इट इज हम्म। ए स्टैट्यूटरी। बराबर। स्टैट्यूटरी का मतलब एज पर हाँ। लॉ, कानून द्वारा। हम्म। और कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑथराइज करता है, हम्म। आर्टिकल 265, कि हम्म। गवर्नमेंट कैन लेवाई एंड कलेक्ट टैक्स इफ ऑथराइज्ड बाय लॉ। हम लोग करेंगे हम्म। आर्टिकल 265 भी आपके साथ। बराबर। गवर्नमेंट कैन लेवाई एंड कलेक्ट टैक्स इफ ऑथराइज्ड बाय लॉ। लॉ का मतलब, लॉ का मतलब बताइए। लॉ का मतलब एक्ट। एक्ट का मतलब एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो एक्ट बना है वो। नहीं, और कुछ? अच्छा, विपिन ने कहा था नो बाटर, लीगल एनफोर्सिबिलिटी इज मिसिंग। राजू के बी सेज रूल्स, एक्ट मींस रूल्स, बिल पास बाय पार्लियामेंट, करेक्ट। आदित्य सिंह, बिल पास बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जब हम लोग सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 कर रहे होंगे आपके साथ, तो वहां पर कुछ अमेंडमेंट्स आई। वहां पर पहले बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन एक्सेप्शन डाला था, हम उनको चेंज करके बाय लॉ लिख दिया है, तो वो हम लोग करेंगे आपके साथ। तो लॉ का मतलब आपको पता होना चाहिए। लॉ इज व्हाट? इट इज एन एक्ट पास बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। क्या लॉ अमेंड हो सकता है? हाँ, अमेंड हो सकता है लॉ। कैसे? अगेन, ये थ्रू, जहां से टैक्स। पास हुआ वहीं से वो अमेंड भी होगा। हाँ। हम्म। ठीक है। हम्म। लॉ को एग्जीक्यूट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी लॉ स्टेट या गवर्नमेंट। टैक्सेशन लॉ को एग्जीक्यूट कौन करता है? ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट, हम्म। उनको पावर दी जाती है। पावर कहां से मिलती है उसे? एक्ट से ही मिलती है। अच्छा। तो ये सब हम लोग जो लॉजिक बता रहे हैं वो हम लोग यूज करेंगे बाद में। अच्छा, एक बात बताइए, अगर जीएसटी लॉ पास हो गया तो ये किसको एप्लीकेबल है? किससे टैक्स लेगी जीएसटी लॉ पास होने के बाद? जिसके ऊपर लेवाई होगा। तो जीएसटी हम्म। लॉ में कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं लेवाई के, हम्म। और वो लेवाई के कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर देता है, जैसे सप्लाई का डिफिनेशन है, और सेक्शन 9 में ये बातें लिखी हुई है कि टैक्सीबल पर्सन से कलेक्ट करेंगे, सप्लाई जो वो करेगा तो कलेक्ट करेंगे। तो इस तमाम तरह की बातें लिखी हुई है। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर लेवाई के कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम्म। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेवाई के कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो गवर्नमेंट हम्म। हर हालत में आपसे टैक्स कलेक्ट करके रहेगी। हम्म। करेक्ट है? करेक्ट है। अब यहां पर आपको कुछ सवाल करना है तो कीजिए। सर, ये मेडिकल जो कंपनीज होती है हाँ वो फ्री जो सैंपल देते हैं, हाँ, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है
फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना, ऐसे तो देखे तो फिर भी पेमेंट करना पड़ता है जीएसटी का। नहीं, देखिए क्या है, हम्म। अब देखिए दिस इज गुड। एक कंपनी है, मान लीजिए कोई फार्मा की कंपनी का नाम बताएं। कोई भी सर, सिप्ला है। सिप्ला है। हम्म। किसको सैंपल दे रही है? आ, कोई डॉक्टर को। जो, हाँ, प्रैक्टिशनर डॉक्टर है उसको। ये दोनों रिलेटेड या अनरिलेटेड? रिलेटेड तो नहीं है, अनरिलेटेड। अनरिलेटेड है। हम्म। और अगर ये सैंपल देगी तो ये सप्लाई नहीं है? सप्लाई तो है, कैसे? पर जीएसटी के एंगल से उसके ऊपर टैक्स चार्ज करना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, पर पहले बताओ उसको कुछ सप्लाई सप्लाई है या नहीं है, जहां तक हमने बताया। ये उसको कंसिडरेशन मिलने वाला नहीं है, वो पॉइंट से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सर। हाँ, तो वही तो कह रहा कॉन्ट्रैक्ट हूँ, हो नहीं क्लैरिटी। कंसिडरेशन। हाँ, क्या नाम है आपका? परिमल पटेल। परिमल जी, कंसिडरेशन है या नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है। नहीं है तो ये सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो एक एक उसके करके ऊपर, समझते हैं फिर। एक एक करके समझते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक। इट इज नॉट ए सप्लाई, ओके। इट इज ए गिफ्ट। ओके। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ये कहता है हम्म। कि अगर गिफ्ट आप अपने सामान किसी को देंगे तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। बराबर। अब कंपनियां क्या करती हैं, या तो सैंपल का प्राइसिंग कर दे 1 रुपया हम्म। और उस 1 रुपये पे जीएसटी दे दे, बराबर। या आईटीसी रिवर्स कर दे। दो ऑप्शन है। बराबर। तो जो परिमल जी ने जो सवाल किया था कि सिप्ला कंपनी ने डॉक्टर्स को सैंपल दे रही है और वो सैंपल के ऊपर जीएसटी लग रहा है, वो ये कह रहे हैं। अब हमने ये कहा था कि अगर गिफ्ट है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब देखिए कैसे रिलेटेड हो रहा है। तो सिप्ला कंपनी अगर डॉक्टर को सैंपल देती है तो क्या ये सप्लाई है या नहीं है, पहला सवाल। दूसरा हमने पूछा था कि सिप्ला और डॉक्टर रिलेटेड या अनरिलेटेड, तो ऑब्वियसली वो अनरिलेटेड है। अगर अनरिलेटेड है, अनरिलेटेड पर्सन को अगर आप सप्लाई करेंगे विदाउट कंसिडरेशन तो उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। और अगर सप्लाई नहीं मानते हैं तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 कहता है कि आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये थ्योरी है। अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, सैंपल कंपनी का वो प्राइसिंग कर दे 1 रुपया, जैसे वो 1 रुपया प्राइसिंग कर देते तो उस पर जीएसटी देते हैं वो। बहुत सिंपल है। तो ये फिर इसीलिए ये सैंपल को गिफ्ट नहीं मानेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एक इशू डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली, टॉपिक का नाम है सोर्सेस ऑफ जीएसटी लॉ। सोर्सेस ऑफ जीएसटी लॉ। अच्छा, सबसे पहले बताइए आप मुझे, सबसे ऊपर में क्या आता है? सबसे ऊपर में आएगा एक्ट्स, इसके बाद आता है रूल्स, इसके बाद आता है नोटिफिकेशंस, फिर आता है सर्कुलर। रूल्स एक्ट्स को ओवरराइड नहीं कर सकता, नोटिफिकेशन एक्ट और रूल को ओवरराइड नहीं कर सकता, और सर्कुलर की कहानी बिल्कुल अलग है। एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। रूल्स का पावर एक्ट में लिखा होता है कि एक्ट में ये लिखा होता है कि रूल्स कि द पावर टू मेक रूल्स विल बी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके अकॉर्डिंग बनाता है? एक्ट के अकॉर्डिंग बनाता है। एक्ट को सही इंटेंशन से इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाते हैं वो। नोटिफिकेशंस
अगेन एक्ट में पावर होता है कि आप नोटिफिकेशन से कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं, और ये चेंजेस एक्ट में भी आ सकता है और रूल्स में भी आ सकता है। सर्कुलर, सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर एक्ट, रूल्स या नोटिफिकेशन में कोई अगर इश्यू आ गया तो उसको क्लियर करती है, समझाती है। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले एक्ट जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है, उसके बाद रूल्स। रूल्स कहां से आता है? एक्ट में पावर दिया रहता है तभी रूल्स आता है। और नोटिफिकेशन, एक्ट्स और रूल्स को चेंज करने के लिए अगेन एक्ट में पावर होता है कि थ्रू बाय नोटिफिकेशन दे कैन चेंज एनीथिंग। और सर्कुलर सिर्फ एक्ट, रूल या नोटिफिकेशन में कोई चीज एम्बिग्यूटी है या कुछ और बातें हैं जिसको क्लियर करना है तो वो सर्कुलर द्वारा आता है। लेकिन ये सिर्फ बाइंडिंग होता है किसके ऊपर? डिपार्टमेंट के ऊपर। सर्कुलर इज बाइंडिंग ओनली ऑन डिपार्टमेंट, नॉट ऑन द एसएससी। तो अगर सर्कुलर में कोई बातें लिखी हुई हैं तो एसएससी कैन कंटेस्ट टू द डिपार्टमेंट। चंद्रविजय जी इज कहिंग प्रेस रिलीज। देखिए, प्रेस रिलीज, ट्वीट, ये सब बाइंडिंग नहीं होते हैं। एफएक्यूज बाइंडिंग नहीं होते हैं, तो इसलिए नहीं, उसको हम लोग नेक्स्ट इशू में बता देंगे अभी आपको। ठीक है? तो फिलहाल हमें जो पढ़ना होता है, जिसका लीगल कुछ इशू, लीगल कुछ बाइंडिंग होती है, वो एक्ट, रूल्स और नोटिफिकेशंस होती है। सर्कुलर इसलिए पढ़ लेते हैं कि अगर इफ इट इज बेनिफिशियल टू द एसएससी तब तो हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन इफ द सर्कुलर इज गोइंग अगेंस्ट द एसएससी तो कुछ एसएससी हो सकते हैं उसको कंटेस्ट करें डिपार्टमेंट में। बस यही मतलब है इसका। क्लियर है? अब सोर्सेस ऑफ जीएसटी लॉ बताइए आप मुझे। सोर्सेस ऑफ जीएसटी लॉ लिख के बताइए, लिख के, क्योंकि ऑडियो इशू प्रॉब्लम है। सोर्सेस ऑफ जीएसटी लॉ, जीएसटी में कौन कौन से एक्ट हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले कौन सा एक्ट पढ़ेंगे, बताएंगे आप? सीजीएसटी एक्ट, मुकेश सिंह, ठीक है, सीजीएसटी एक्ट। और एसजीएसटी एक्ट, ओके। और मनीष सिंह सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, तो मैं यहाँ यूटीजीएसटी भी लिख देता हूँ, और आईजीएसटी यहां लिख देता हूं। और एक है, बाद में बताते हैं आपको। अच्छा, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी में कोई फर्क है? यूटीजीएसटी और एसजीएसटी में कोई फर्क है या कॉपी पेस्ट है? बोलिए, लिख के बोलिए। कॉपी पेस्ट, इक्वल टू है या नहीं? लेकिन जब आप सेक्शन 9 पढ़ेंगे, किसका? सीजीएसटी एक्ट का, एसजीएसटी एक्ट का, यूटीजीएसटी का, सेम है, सब में सेक्शन 9 है, सब में सेक्शन 9 है। लेकिन सीजीएसटी में जो रेट लिखा हुआ है अप टू 20%, एसजीएसटी में भी लिखा हुआ है अप टू 20%। इन आईजीएसटी का सेक्शन 5 है, वहां लिखा हुआ अप टू 40%। समझ में आ गया? इसका मतलब अगर आईजीएसटी का जो रेट है वो C+S है, तो C+S इक्वल टू आई। जब जीएसटी शुरू हो रहा था तो ये भी डिस्कशन चल रहा था कि C 60% कर देते हैं, S 40% कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों आई का 50-50% है। अब जब हम लोग पढ़ कौन सा रहे होंगे आपके साथ? सिर्फ सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे होंगे। आईजीएसटी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एसजीएसटी नहीं पढ़ेंगे, यूटीजीएसटी नहीं पढ़ेंगे।
ये मान के चलिए ये कॉपी पेस्ट है, रिफंड है, सेक्शन 9 है, ऐसे कई जगह लेट फीस है, ये ऐसे कई जगह वहां पर आपको ये SGST भी जोड़ना पड़ेगा रेट के लिए, बाकी लेट फाइन्स ये सब के लिए। ठीक है, CGST से रिलेटेड ओके, तो IGST तो मैं क्या बोल रहा था, इससे रिलेटेड रूल्स आए हैं, उसका नाम क्या है, CGST रूल्स। इससे भी रिलेटेड रूल्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं IGST रूल्स। अब एक सवाल, क्या IGST रूल और CGST रूल सेम है या अलग अलग है? लिख के बताइए, IGST रूल एंड CGST रूल सेम है या अलग अलग है, डिफरेंट है? राजू जी सिंह सेम है, नहीं डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। IGST रूल बहुत छोटा सा है और इसमें गवर्नमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट देती है किसी को, मान लीजिए मिस्टर ए को, और मिस्टर ए को कहती है कि आप रोड बनाइए दिल्ली से महाराष्ट्र या दिल्ली से मुंबई, तो प्लेस ऑफ कंजम्पशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि रोड तो एक ही है, कॉन्ट्रैक्ट भी एक ही है, और ये रोड इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली, देन मध्य प्रदेश, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र, कई स्टेट्स में ट्रैवल कर रहा है, तो प्लेस ऑफ कंजम्पशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, वही इस रूल्स में लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ कंजम्पशन इन ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और कहीं नहीं। तो ऑब्वियसली रोड के डिस्टेंस के बेसिस पे प्लेस ऑफ कंजम्पशन डिसाइड होगा और उस स्टेट को ये पैसा मिलता जाएगा। CGST रूल्स आपको पता ही है, इसमें फॉर्म्स लिखे होंगे, कितने दिन में फाइल करना है वो लिखा होगा, टाइम, डेट लिखा हो सकता है ना, तो बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हो सकती है। अब मुझे एक बात बताइए, CGST और IGST के अलावा और एक चीज है जो पढ़ना है, कौन बता सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ता है उसको, वो एक्ट का पार्ट बन जाता है, कस्टम नहीं, कस्टम नहीं, कंपनसेशन सेस तो है, अब मैं कंपनसेशन सेस के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा था, कंपनसेशन सेस क्या है ये मैं बता देता हूं। कंपनसेशन सेस देखिए, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट कौन सी है जहां पर इंडस्ट्री बहुत है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इंडस्ट्री बहुत है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंडस्ट्री नहीं है, नहीं नोटिफिकेशन शेड्यूल नहीं है। देखिए, अगर नोटिफिकेशन शेड्यूल होता तो मैं इसके नीचे लिखूंगा, अभी नोटिफिकेशन इसके लिख दीजिए, शेड्यूल एक्ट का पार्ट है, इसीलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, तो अब मैं पहले वो समझा देता हूं आपको। CST है सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये ओरिजिन प्रिंसिपल पे चलता है। ओरिजिन प्रिंसिपल क्या है कि जहां से गुड्स का मूवमेंट पहली बार स्टार्ट होगा, तो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019 में ये कंस्टिट्यूट होगा, अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, NAAR, क्लियर है। अगर आप अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में जाते हैं, देन इट्स जजमेंट इज बाइंडिंग ओनली ऑन द एप्लीकेंट, यानी कि मैं अगर अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को ही बाइंडिंग है। मान लीजिए मैंने कहा सर मेरा जो रेट ऑफ टैक्स है वो 5% है या 12% है, और अगर अथॉरिटी ने 12% कह दिया तो अब उसके बाद आपको 12% ही लगा के बेचना होगा, तो बहुत डेंजरस है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, क्योंकि जजमेंट 90% जजमेंट्स आर इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट यानी कि रेवेन्यू, प्लस व्हाई दे आर इन फेवर, क्योंकि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वहां नहीं बैठी हुई है। तो एक जजमेंट लेने का तरीका यह है, एडवांस में जजमेंट ले लीजिए, डिस्प्यूट अराइज होने से पहले ही जजमेंट ले लीजिए, और दूसरा प्रॉपर ऑफिसर
यानी कि जो आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो कोई ऑर्डर पास करता है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप कमिश्नर अपील में जा सकते हैं। कमिश्नर अपील से खुश नहीं है तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, उससे भी खुश नहीं है तो हाई कोर्ट, उससे भी खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट। ये पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने बता दिया, रूल्स कैन नॉट ओवरराइड एक्ट, नोटिफिकेशन कैन नॉट ओवरराइड एक्ट्स एंड रूल्स, सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट नॉट ऑन एसएससी। इन फेवरेबल है, अगर फेवरेबल है तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। AR जजमेंट्स आर बाइंडिंग ओनली ऑन एप्लीकेंट, appellant जजमेंट्स आर बाइंडिंग फॉर दैट जुरिसडिक्शन, मतलब कमिश्नर अपील के जुरिसडिक्शन में बाइंडिंग होगा, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के जुरिसडिक्शन में बाइंडिंग होगा, हाई कोर्ट का हाई कोर्ट यानी कि उस स्टेट में बाइंडिंग होगा, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज अ लैंड ऑफ लॉ। तो लॉ ऑफ लैंड है और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर लॉ ऑफ लैंड अनलेस अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहां पर कोई डाउट है तो बताइए, पूछिए मेरे से, फिर बात करते हैं आपसे। प्लीज पूछिएगा जरूर, मुझे अच्छा लगेगा, लिख के पूछ लीजिए। हाउ टू डाउनलोड पीपीटी, उसमें ऑप्शन आएगा, क्लास खत्म होने के बाद शायद ऑप्शन आएगा मुझे, क्योंकि मैं भी पहली बार इस सिस्टम को यूज कर रहा हूं तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है। अब आइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। ये आप देखिए, हमने ये पूरा लिखा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सीजीएसटी एक्ट, उसके बाद सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया, एसजीएसटी एक्ट यानी कि टोटल, अब इसको अलग से पूछते हैं आपसे, टोटल कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, लिख के बताइए फटाफट। गायत्री जी कह रही है 29 एंड 7, और कुछ? सनी 29 एंड 8, गूगल कर लीजिए अगर आप लोग को आइडिया नहीं है तो। और मैं बताता हूँ, बेसिकली ये 28 एंड 9 है। 28 एंड 9, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी। लेकिन जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ पढ़ेंगे, जीएसटी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि दोज यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, दोज यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर विल बी ट्रीटेड एज स्टेट, और वो दिल्ली है जहां पर अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो इट इज विद स्टेट लेजिस्लेचर, है तो यूनियन टेरिटरी बट इट विल बी ट्रीटेड एज स्टेट, तो +1। पुडुचेरी +1 विद स्टेट लेजिस्लेचर, यहां भी अपना चीफ मिनिस्टर है, और जम्मू एंड कश्मीर, ये नया बना है, ये यूनियन टेरिटरी बट विद स्टेट लेजिस्लेचर। तो टोटल कितने हो गए? 31, और 9 में से 3 माइनस कर दिया, 6, तो टोटल हो गए 37। और यही हमने लिखा भी, हम आपको दिखलाते हैं एक बार, रुकिए। ये देखिए, हमने इस तरह से लिखा है, स्टेट्स 9 स्टेट्स, कोस्टल स्टेट्स यानी कि समुद्र के साथ, तो जिन स्टेट में समुद्र लगा हुआ है वो 9 स्टेट है, कितने हो गए? 18। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 26, हिली स्टेट्स हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, कितने हो गए? 28, प्लस ये 3, कितने हो गए? 31। तो जीएसटी के पर्पज से देयर आर 31 स्टेट्स, एंड 31 स्टेट्स है तो 31 एसजीएसटी है। हर एक स्टेट ने अपना अपना एसजीएसटी एक्ट पास किया हुआ है। यूनियन टेरिटरी 6, अंडमान, चंडीगढ़, दादर, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और लद्दाख जो नया बना है। ये अदर टेरिटरी क्या है जरा बताएंगे? ये 7वां अदर टेरिटरी। हमने तो अभी बोला आपके पास कितना? 31 + 6, लेकिन हमने एक लिखा हुआ अदर टेरिटरी। व्हाट इज अदर टेरिटरी?
टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, सी एंड एयर, बहुत बढ़िया, आप लोग जानते हैं पूरा का पूरा। तो सी एंड एयर, तो एयर यानी कि इंडिया के ऊपर जितना भी ऊपर जाए, और मैं बताऊंगा वो आपको। देखिए ये 12 नॉटिकल माइल और ये 200 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल का हिस्सा है वो ये इसी स्टेट का हिस्सा माना जाएगा, इसी स्टेट का हिस्सा मानेगा। ये आईजीएसटी में लिखा हुआ है, ये गोवा है। और ये जो इलाका है बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल, क्योंकि ये स्टेट का हिस्सा नहीं है तो ये हिस्सा को वो यूनियन टेरिटरी बोल रहे हैं। रीस्टोर्ड मतलब, चंद्र विजय जी कह रहे हैं रीस्टोर्ड। रीस्टोर्ड मीन्स एवी, ऑडियो विजुअल एनेबल नाउ। अच्छा, आपका भी शुरू हुआ? ओहो, चलिए कोई बात नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो 12 नॉटिकल माइल का हिस्सा है वो स्टेट का हिस्सा माना जाएगा, वो आईजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ। बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल एंड अप टू 200 नॉटिकल माइल ये अदर टेरिटरी है, जिसको हम लोग यूनियन टेरिटरी बोल रहे हैं। ये रहा, क्लियर है। एक और हमने लिखा है, ये कोडिंग है। जब आप GSTR1 रिटर्न फाइल करते हैं तो ये कोडिंग आती है, जिसमें ऊपर से जम्मू एंड कश्मीर, तो ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। और अगर आप कोडिंग देखेंगे तो पहला कोडिंग 01 किसको है? जम्मू एंड कश्मीर को है। कहाँ है जम्मू एंड कश्मीर? अच्छा, जी से ये रहा जम्मू एंड कश्मीर। कुछ कोडिंग तो मुझे याद है, 7 दिल्ली है, क्योंकि मैं दिल्ली का मैं हूं, 7 इज दिल्ली। ठीक है, तो इसको भी आप जोड़ेंगे। इसमें अभी लद्दाख मिसिंग है, मैंने जब डाउनलोड किया, कल परसों में डाउनलोड किया, लद्दाख इसमें मिसिंग है, लद्दाख है नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेकिंग ऑफ रूल्स, सेक्शन 164 में पावर है कि वो रूल्स बना सकते हैं। एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। काउंसिल का मतलब बताइए, काउंसिल लिख के बताइए, काउंसिल कौन? जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल जो भी कहेगा वो रिकमेंडेशन है या मानना ही पड़ेगा? जीएसटी काउंसिल जो भी कहेगा मानना ही पड़ेगा। सनी बाइंडिंग, मुकेश रिकमेंडेशन, तो देखिए यहां लिखा ही हुआ रिकमेंडेशन है ना? तो सिर्फ रिकमेंडेशन है। आप देखिए जीएसटी काउंसिल के मिनट्स में भी आप देखिएगा, एक तो इंटरेस्ट का जो पॉइंट था सेक्शन 50, जहां पर ग्रॉस टैक्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, जीएसटी काउंसिल ने मिनट्स में भी लिख दिया, भैया नेट आईटीसी मैनेज करने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। लेकिन अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। इसका मतलब काउंसिल ने सिर्फ रिकमेंड तो किया है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट और हर एक स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कब उसको नोटिफाई करे, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया अभी तक। तो इसीलिए ओनली इट इज रिकमेंडेटरी। दूसरा, द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स। नाउ बाय नोटिफिकेशन रूल्स कैसे बना सकता है, उसके पावर लिखा हुआ है। सर, डू एनी ऑफिशियल ऑफ जीएसटी हैव पावर टू रिमूव पेनाल्टी और लेट फीस? नहीं, ऑफिसर नहीं कर सकता आशीष, वो तो नोटिफिकेशन द्वारा ही पॉसिबल है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। ऑफिसर के पास इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, उसके मतलब उसके पेन पे पावर ही नहीं है, अनटिल अनलेस कि एक्ट में लिखा हुआ कि प्रिंसिपल कमिश्नर या चीफ कमिश्नर शैल हैव द पावर टू रिड्यूस द पेनाल्टी। पेनाल्टी रिड्यूस करने का तो पावर है, इन लेट फीस रिड्यूस करने का पावर सिर्फ बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन ही पॉसिबल है।
ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये काउंसिल बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि रूल्स तभी बन सकता है जब नोटिफिकेशन आएगा, बिना नोटिफिकेशन के रूल नहीं बनेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। Without prejudice to the generality of the provisions of subsection 1, the government may make rules for all or any of the matters which by this act are required to be or may be prescribed, or in respect of which provisions are to be or made by rules. और प्रिस्क्राइब्ड डिफाइंड है जीएसटी में, याद रखिएगा, प्रिस्क्राइब्ड बाय नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। और यहां पर मैं पढ़ना भूल गया, फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो रूल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि एग्जीक्यूट करना है, फॉर्म ये सब नोटिफाई करेगा। सब्सटैंटिव प्रोविजंस रूल्स के द्वारा नहीं आ सकता है, यानी कि लेवाई के कुछ कंडीशंस को अमेंड कर दे, वो रूल अमेंड नहीं कर सकता, एक्ट को ही अमेंड करना पड़ेगा। The power to make rules conferred by this section shall include the power to give retrospective effect to the rules or any of them from a date not earlier than the date on which the provisions of this act came into force. अच्छा, अरूप भट्टाचार्य पूछ रहे हैं, सर ये क्लासेस पेन ड्राइव में मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम लोग पूरी कोशिश करेंगे पेन ड्राइव में मिले, लेकिन आप घबराइए मत अरूप जी, पहला दिन है, मैं नया इस टेक्नोलॉजी से, तो वी आर स्टार्टिंग, लेकिन वी आर वेरी श्योर कल जब हम लोग मिलेंगे 9:30 बजे, सॉरी 7:30 बजे, तो आज तो लेट हो गया, लाइट ही चली गई थी, तो टुमारो व्हेन वी मीट एट 7:30 शार्प, देन द क्लास विल बी मोर स्मूथ और बहुत अच्छे से होगा, वी डोंट हैव एनी डाउट। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए घबराइए बिल्कुल मत, और बहुत अच्छे से होगा। अच्छा, the power to make rules conferred by this section shall include the power to give retrospective effect. जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई थी और अरुण जेटली जी, लेट अरुण जेटली जी ने कहा था कि हम लोग, ये गवर्नमेंट कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेके नहीं आएगी सब्सटैंटिव प्रोविजंस यानी कि एक्ट द्वारा, और अगर बाई चांस लेके आती है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो इट विल बी बेनिफिशियल टू द एसएससी, नॉट फॉर द बेनिफिशियल टू द गवर्नमेंट, और अब तक दे आर फॉलोइंग दैट रूल। लेकिन रूल्स में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है ना। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर जैसे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 का लेट फीस, आप बहुतों ने जीएसटीआर 1 का ही अभी तो चल रहा है, जीएसटीआर 1 का बहुतों ने लेट फीस जमा करके पैसे जमा करवा दिए लेट फीस, और जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया। अब गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन लेके आ गई कि भैया कि जो पुराने जीएसटीआर 1 अगर आज आप फाइल करते हैं इस डेट तक, तो हम आपसे लेट फीस नहीं लेंगे। अब हमने यूट्यूब में भी एक वीडियो लेक्चर डाला था जहां पर जो उस वक्त ऑनेस्ट था और लेट फीस देकर जमा करवा दिया, और आज जो डिसऑनेस्ट है वो आपके इस बेनिफिशियल प्रोविजन से वो उसको लेट फीस आप उससे मांग नहीं रहे, तो उस ऑनेस्ट ने क्या जुर्म किया था, उसका लेट फीस वापस कर दो, ये हमारा पॉइंट था। तो गवर्नमेंट को हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया जिन्होंने लेट फीस देकर जीएसटीआर 1 आज तक पहले जमा करवा दिया, उनका लेट फीस प्लीज वापस करें। तो गवर्नमेंट कभी पैसे वापस करती है? नहीं करती है, तो बहुत दिक्कत है, देखते हैं क्या होता है। नीरज बहुत दिन बाद आए। Any rules made under 1 and 2 may provide that a contravention thereof shall be liable to a penalty not exceeding 10,000 rupees। और जो स्टूडेंट है मैं बता दूं, इस पे एक एमसीक्यू आया हुआ है, सीए में नहीं आया लेकिन सीएस में आया हुआ है, कि अगर रूल्स का अगर कॉन्ट्रोवेंशन हो तो उसकी पेनाल्टी नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज है। देखिए नोटिफिकेशंस, अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, ये जो रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल है ये पूरे एक्ट में कई जगह लिखे हुए हैं, तो इसको बड़े ध्यान से रखिएगा। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कैसे होती है, उसमें वोटिंग कैसे होती है, वोटिंग का परसेंटेज क्या होता है, ये सब हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद नोटिफिकेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 80 में डिफाइंड है, मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट का एक वेबसाइट स्पेशली है ई गैजेट के नाम से, याद रखिएगा, यानी कि जो सीबीआईसी के वेबसाइट में जो आप देख रहे हो नोटिफिकेशन वहां तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ई गैजेट में भी मिलेगा आपको। तो इन द ऑफिशियल गैजेट, ई गैजेट आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा।
तो बेसिकली पहले राजा महाराजा ढोल बजा बजा के पूरे पब्लिक को बताते थे कि हमारा ये अनाउंसमेंट है। अब वो ढोल नगारे नहीं बजते हैं, ई गैजेट है। एंड द एक्सप्रेशन नोटिफाई एंड नोटिफाइड शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली, एंड नोटिफिकेशन इक्वल टू नोटिफाई इक्वल टू नोटिफाइड। क्लियर है? लेवाई एंड कलेक्शन, आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी, याद रखिएगा। यस, मुझे एक नजर आ गए, क्या नाम है इनका? हेलो, नलिन ठक्कर हियर सर। नलिन ठक्कर, ओके। क्लासेस सही चल रही हैं? जी सर, टेक्निकल डिफिकल्टीज आप जैसे भुगते हम भी भुगते, हाँ। we'll all learn together. यस यस, गुड, ओके। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 एक बार पढ़ते हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन ये सब कैसे लिखा हुआ। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस देयर शैल बी लेवाइड ए टैक्स कॉल्ड द CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए, क्योंकि ये CGST एक्ट में पढ़ रहे हैं, SGST एक्ट में सेम डेफिनेशन लिखा होगा, सेम, ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और जब आप IGST में पढ़ेंगे सेक्शन 5, तो वहां लिखा होगा इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इस तरह से लिखा होगा। Except on the supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined this not exceeding 20%. IGST में लिखा होगा not exceeding 40%, as may be notified। तो एक्ट क्या कह रहा है कि मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स 20% हो सकता है, मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स 20% हो सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन लेके आएंगे 20% से कम हो सकता है। तो अभी जो रेट आप देखिए, उन्होंने मैक्सिमम कितना फिक्स किया हुआ? 14% फिक्स किया हुआ है, इसीलिए 14 + 14 कितना हो गया? 28% हो गया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। ये सेक्शन 9 है। सेम चीज सेक्शन 5 में भी लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको लैंग्वेज बता दिया, यहां इंट्रा की जगह क्या होगा? इंटर होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट सेक्शन 168 ऑर्डर्स, इसको छोड़ देते हैं। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर पढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इज ए सब्सटैंटिव प्रोविजन एंड इज ए पार्ट ऑफ एक्ट। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस इन गिविंग इफेक्ट टू एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एनुअल रिटर्न का डेट ही एक्सटेंड नहीं हो पा रहा था, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। अब देखिए, रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल आपको हर जगह मिलेगा, जब तक काउंसिल की मीटिंग नहीं हो जाती, एक्ट में कोई चेंजेस नहीं आता। तो ये आप समझ लीजिए, आपने कुछ हजारों वर्ड्स आपने एक्ट के पढ़ लिए। बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट मेक सच प्रोविजंस नॉट कंसिस्टेंट। अब ये जनरल और स्पेशल ऑर्डर का मतलब सभी के लिए या कुछ लोगों के लिए। तो एनुअल रिटर्न जैसे अप टू 2 करोड़, एक्सीडिंग 2 करोड़, अलग अलग चीजें बना दी उन्होंने, है ना? नॉट कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर भी एक्ट का तो पार्ट है, लेकिन एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता। As may be necessary or expedient for the purpose of removing the said difficulty, provided that no such order shall be made after the expiry of period of 3 years from the date of commencement of this act। यानी कि ये जो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर है, ये सिर्फ 3 साल तक ही आएगा, 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2020 तक। उसके बाद नहीं आ सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सटेंड हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट, एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है? वॉइस इज वेरी क्लियर नाउ। ओके। पावर टू वेव पेनल्टी ऑफ फी और बोथ। द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन waive in part or full any penalty referred to in section 1 or in any late fees referred to in section 47 for such class। अब ये 47 में जितने भी रिटर्न्स है, GSTR 1 हो, 5 हो, 6 हो, 3B हो, सब कुछ
फॉर सच और एनुअल रिटर्न का भी, for such class of taxpayers and under such mitigating circumstances, जो जीएसटी पोर्टल पूरा कोशिश करता है, फॉर्म सी गवर्नमेंट लेट नोटिफाई करती है एज में बी स्पेसिफाइड देयरिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। अगेन रिकमेंडेशन ऑफ द, तो पहले काउंसिल रिकमेंड करेगा, उसके बाद वो नोटिफिकेशन लेके आएंगे, ये रहा नोटिफिकेशन, उसके बाद ही चेंज होगा। तो क्रोनोलॉजी समझिए, सबसे पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में वोटिंग होगी, वोटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा 75% का, देन दे विल रिकमेंड, और रिकमेंडेशन कैसे, मिनट्स में लिखा होगा। तो आपको पता करना, जीएसटी काउंसिल की gstcouncil.gov.in वेबसाइट है, वहां पर आपको मिनट्स मिलेंगे, और मिनट्स के बेसिस पे भी कुछ केसेस लड़े जा रहे हैं, वो इंटेंशन बताता है, वो इंटेंशन बताता है। तो रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल कैसे पता लगेगा, मिनट्स में लिखा होगा। फिर अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मानेगी या नहीं मानेगी, मान ली तो नोटिफाई कर देगी, तो नोटिफिकेशन आ जाएगी, इस तरह से काम होगा। क्लियर है? इसके बाद नोटिफिकेशन हमने एक निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 49/2019, सेंट्रल टैक्स लिखा हुआ, यानी कि रेट नोटिफिकेशन नहीं है, इसमें डेट लिखा हुआ 9 अक्टूबर 2019। इसका इंपॉर्टेंस कोई लिख के बता देगा 9 अक्टूबर 2019 का? इफेक्टिव डेट है, ऑब्वियसली दिस इज इफेक्टिव डेट। क्या ये हमेशा इफेक्टिव डेट ये होगा या चेंज भी हो सकता है? इफेक्टिव सनी, अमित ठाकुर, गायत्री टाइपिंग, ओके। इफेक्टिव ये हमेशा यही रहेगा या चेंज हो सकता है? इट कैन बी चेंज। तो यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा टू बी इफेक्टिव फ्रॉम, इस तरह से लिखा होगा, या टू बी नोटिफाइड भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो अब इन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो वैसे जनरली जैसे ही ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगा, वो यही डेट है 9 अक्टूबर 2019, लेकिन अलग डेट भी हो सकती है। ये ऑर्डर नंबर 2019, ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नहीं है, सिर्फ ऑर्डर है, और डेट क्या है 3 दिसंबर। एक चीज और बता दूं, अगर ये डेट आती है 9 अक्टूबर 2019, एज ए प्रैक्टिशनर आपको 9 अक्टूबर 2019 को ही पता होना चाहिए कि इसमें क्या चेंजेस आए। एज ए स्टूडेंट आपके पास 6 महीने का गैप है, लेकिन एज ए प्रैक्टिशनर आपके पास गैप नहीं है, और वो उन्होंने रात के 8 तारीख को पब्लिश किया है, तो 9 तारीख को अगर आ गया तो आपको क्लाइंट को बताने के लिए यू शुड नो व्हाट इज रिटन हियर। ये सिंपली ऑर्डर है, इट इज नॉट रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, और ये बेसिकली अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल में उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, इसको रहने देते हैं। अच्छा, ये नोटिफिकेशन ये सब कैसे देखना, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर आप दोबारा चाहते हैं तो मैं दोबारा बताऊं। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि वो सब ये सब वेबसाइट में नहीं जाते देखने, लेकिन उनसे तो रिक्वेस्ट यही है कि सब देखें। ये नोटिफिकेशन पे मैंने क्लिक किया, सेंट्रल टैक्स के नोटिफिकेशन में, और ये इस तरह से खुलेगा, और यहाँ देखिए, यहाँ ईयर लिखा हुआ है 2020, क्लिक नहीं हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, अब आ गया, ठीक है, अब आ गया सर जी, ठीक है। तो ये ईयर लिखा हुआ 2017, यहाँ पर पहला 75 2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड दिस, इंग्लिश, हिंदी, और सब्जेक्ट लिखा हुआ CGST 14th अमेंडमेंट रूल्स 2017। और इसका अगर पहला नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो ये आया था 1/2017 को, और सीक्स टू ब्रिंग सर्टेन सेक्शंस ऑफ CGST एक्ट इनटू फोर्स, इस तारीख को 22 जून 2017 को। फिर 19 जून, इस तरह से आप देख सकते हैं ईयर का डाल के। और 2020 में कुछ नोटिफिकेशन आए,
रिविजनल अथॉरिटी को अपॉइंट कर रहे हैं वगैरह वगैरह कुछ कुछ कहानी है। 13 जनवरी 2020 को ही आया ये। तो उसके बाद फिर से सीजीएसटी में चले जाइए। और रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर देखना है तो यहाँ क्लिक कीजिए और सीजीएसटी में क्लिक कीजिए और वो हो जाएगा। और जिन्होंने भी एनरोलमेंट करवा लिया उनको हम किताब कुरियर कर देंगे। उसके बाद क्या होगा ना, हमने क्यों डिसाइड किया किताब कुरियर करने का, क्योंकि मैं किताब खोलूंगा उसमें बताऊंगा ये पेज में ये लिखा हुआ, पीडीएफ में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग किताब कुरियर कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हो आपके पास। 2019 का 2020 में कोई नहीं आया। ये देखिए इतने सारे रिमूवल, देखिए ये सारा 9C 9A 9C ये सब रिमूवल और डिफिकल्टी ऑर्डर किसका आ रहा है, डेट एक्सटेंशन का आ रहा है ना। चलिए ओके बाय। नीरज मुझसे पर्सनल कॉल पे बात कर लेना, कल मिलते हैं हम लोग, और कोई भी बात हो तो आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। टुडे डिफिकल्टी आई हम लोग रिमूव कर देंगे कल, तो वो बहुत स्मूथ होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।